Assalamu alaikum everyone. Good morning. Welcome to the Inside Scoop. Today is Monday, our favorite day of the week क्योंकि मार्केट वीकेंड्स पे क्लोज्ड होती हैं और वीकेंड की जितनी न्यूज़ होती है हमेशा प्राइस इन होती है ऑन मंडे. हम अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइम के बीच में. स्टॉक मार्केट बुलिश है. हमारा मुल्क एक फुल रिकवरी मोड पे है जहाँ रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा होता है. The only sad thing is the floods. May Allah Ta'ala protect everyone in our country and our condolences to everyone who lost their lives and who have lost their loved ones. आज का शो हम शुरू करेंगे with a small insight economic और business developments पे जो वीकेंड पे हुई. सोचें कि सिर्फ 4 महीनों में इंडियन रुपी का हाल ऐसा हुआ है कि चाइनीज़ युआन अगेंस्ट ऑलमोस्ट 6% गिर गया है. और फिर वो मोमेंट जब इंडियन रुपी ने 88 की साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ दिया अगेंस्ट द डॉलर, एक ऐसा लेवल जो इन्वेस्टर्स के लिए रेड अलर्ट बन गया. इंडियन रुपी एशिया की सबसे वीक परफॉर्मिंग करेंसी बन चुका है इस साल में इन द कंपैरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर. और इमेजिन करें कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बार बार मार्केट में घुस के इस फ्री फॉल को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका गिरना रुक नहीं रहा. अब कॉन्ट्रास्ट में अगर हम देखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जहां इंडियन रुपी आहिस्ता आहिस्ता से एक मेल्टडाउन शो कर रहा है, वहीं पाकिस्तानी रुपी क्वाइटली एक विनिंग स्ट्रीक बना रहा है. डॉलर के अगेंस्ट 10 दिन तक कंटिन्यूस गेंस 281 282 के बीच में एकदम स्ट्रॉन्ग स्टैंड. और जब अथॉरिटीज़ ने ब्लैक मार्केट डॉलर ट्रेडिंग पर क्रैक डाउन किया, सिर्फ एक दिन में रुपी 1 फुल रुपी अप्रिशिएट हो गया. ये सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं है, ये रेजिलियंस है. इन्वेस्टर्स के लिए क्लियर सिग्नल है. जहां एक तरफ पैनिक है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का रुपी क्वाइटली स्ट्रेंथ दिखा रहा है एंड वी आर बिगिनिंग टू शाइन ऑन अ ग्लोबल स्टेज. अब बैंकिंग सेक्टर की तरफ हम आते हैं. पीएसएक्स पे लिस्टेड बैंक्स ने 2025 के फर्स्ट 6 महीने में अपनी हिस्ट्री का हाईएस्ट प्रॉफिट रिपोर्ट किया. सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में बैंक्स ने 326 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनाया. 19% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर. सेकंड क्वार्टर में 160 बिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट हुआ, तो 23% ज़्यादा था कंपेयर टू लास्ट ईयर. नेट इंटरेस्ट इनकम ने रिकॉर्ड बनाया, ₹1 ट्रिलियन इन जस्ट हाफ अ ईयर, अप 22%. नॉन मार्कअप इनकम भी ग्रो हुआ और डिपॉजिट्स रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंच गए. यूबीएल ने फास्टेस्ट डिपॉजिट ग्रोथ शो किया एट 32% टू ₹4.3 ट्रिलियन, जबकि एचबीएल ने भी सबसे बड़ा डिपॉजिट पेस मेंटेन कर रखा है एट 5.2 ट्रिलियन. इस बैंकिंग रैली ने स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स को भी खुश किया. बैंकिंग इंडेक्स ने ईयर टू डेट 70% रिटर्न दिया है. कंपेयर करें अगर हम KSE 100 जो सिर्फ 27% ऊपर है. नेशनल बैंक का स्टॉक 148% अप, यूबीएल 111% अप, अस्करी 105%. डिविडेंड सरप्राइजेज ने भी कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जैसे बैंक ऑफ पंजाब का पहला इंटरिम डिविडेंड एंड अस्करी का 2014 के बाद पहला पे आउट. बस एक वीक स्पॉट अगर है तो इस्लामिक बैंक्स के लिए है, जिनकी प्रॉफिट 13% नीचे गई ड्यू टू लोअर इंटरेस्ट रेट्स एंड रेगुलेटरी चेंजेस. लेकिन कन्वेंशनल बैंक्स ने इस लो रेट इन्वायरमेंट में भी 29% प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई. फिर एक और बार कहानी है, एक और बहुत बड़ी कहानी है कि डेट साइड पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक अनप्रेसिडेंटेड काम किया. ₹2600 बिलियन से ज़्यादा डोमेस्टिक डेट रिटायर किया इंस्टेड ऑफ मैच्योरिटी अहेड ऑफ मैच्योरिटी. सिर्फ सेंट्रल बैंक का ही ₹1.6 ट्रिलियन डेट रिटायर हुआ विद इन 59 डेज. इससे पाकिस्तान ने अपना स्टेट बैंक का बर्डन जो 5.5 ट्रिलियन से 3.8 तक रिड्यूस कर दिया. ऑलमोस्ट 30% कट बिफोर 2029 मैच्योरिटी. इससे रीफाइनेंसिंग रिस्क कम हुए, फिजिकल स्पेस ज़्यादा मिली और एवरेज मैच्योरिटी और डोमेस्टिक डेट इम्प्रूव होके 3.8 ईयर्स हो गई, जो IMF के टारगेट से भी बेहतर है. गवर्नमेंट ने फिजिकल ईयर 2025 में ही PKR 800 बिलियन सेविंग्स की इंटरेस्ट पेमेंट्स की हैं. ये डेट डिसिप्लिन एक पॉजिटिव सिग्नल है ग्लोबल मार्केट्स के लिए. और आखिर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अपडेट. पेट्रोल की प्राइस कांस्टेंट है एट 264.6 पर लीटर, लेकिन डीजल की प्राइस थोड़ा एडजस्ट हुई 269.9 पर लीटर. केरोसिन एंड लाइट डीजल ऑयल की प्राइसेस थोड़ी नीचे आई हैं, ₹1.46 एंड 2.4 कम किए हैं.
ये एडजस्टमेंट्स एक सिग्नल है कि गवर्नमेंट प्राइसेस को कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहा है डिस्पाइट इंटरनेशनल वॉलीटिलिटी। सो टू रैप अप, एक तरफ इंडिया का रुपी कोलैप्स कर रहा है टैरिफ्स और वीक इन्फ्लोज की वजह से, एंड दूसरी तरफ पाकिस्तान का रुपी ग्रेजुअली अप्रिशिएट कर रहा है स्टेबिलिटी और रिफॉर्म्स के थ्रू। बैंकिंग सेक्टर रिकॉर्ड प्रॉफिट्स बना रहा है, गवर्नमेंट डेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिटायर कर रही है, एंड पेट्रोलियम प्राइसेस मैनेजेबल लेवल्स पे मेंटेन हो रही हैं। ये सारी कहानी एक चीज़ क्लियर करती है कि पाकिस्तान की इकॉनमी अब बहुत बेहतर लग रही है कंपेयर टू इट्स नेबर्स, एंड पॉलिसी मेकर्स का फोकस स्टेबिलिटी और ग्रोथ पे है। ऑन दैट नोट वी आर गोइंग टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। इसके बाद हम वापस आएंगे एंड वी आर गोइंग टू हैव वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस टू डिस्कस द मार्केट्स एंड द इकॉनमी। तो कहीं ना जाएगा, स्टे विद अस। आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप। आई एम माशल खान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप। ब्रेक पे जाने से पहले आई लेट यू गाइस नो कि वी आर गोइंग टू हैव वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस एज यूजुअल। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर ताहिर नकवी फ्रॉम एकेडी फंड्स। ही इज़ बीन ऑन द शो बिफोर। हमेशा बहुत अच्छी इनसाइट शेयर करते हैं हमारे साथ। ताहिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन टुडे। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ताहिर साहब, सबसे पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ये जो हमारी करंट फ्लड सिचुएशन है, व्हाट डू वी सी द इफेक्ट ऑन द स्टॉक मार्केट बीइंग इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बिकॉज ऑफ इट? अच्छा, if we talk about next few months, जी नॉर्मली होता क्या है कि एक नेचुरल डिजास्टर है, नो डाउट हमारी इकोनॉमी को मैसिव हिट आ रही है, इससे एक बड़ा डिजास्टर है। बट राइट आफ्टर द फ्लड हम एकदम से वो जो होता है ना रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, या चीजों को दोबारा सुधारने की तरफ एक मैसिव एक्टिविटी देखेंगे। रिजल्ट टू दैट होगा क्या कि आपके सीमेंट स्टील सेक्टर में एकदम से डिमांड जनरेट होगी। अच्छा, फ्लड के बाद एक क्वेश्चन फिर वो जिसे कहते हैं ना, लोगों के जहनों में आ रहा है कि हम लोगों ने डैम्स क्यों नहीं बनाए, ठीक है ना, या हमें डैम्स की फर्दर जरूरत है या नहीं है। तो वो एक सिंपल सा आंसर है, वी नीड डैम्स। तो बिलीव इन नियर फ्यूचर हम देखेंगे कि इसके ऊपर कोई पेशरफ्त होगी और डैम्स के ऊपर भी बात चली जाएगी कि डैम्स बनाने चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट दोनों इस ओपिनियन के कि हमें फर्दर डैम बिल्ड करने चाहिए। तो उसमें हमें सीमेंट और स्टील में एक डिमांड नजर आएगी। हाँ, फॉर द टाइम बिंग हमें से इस महीने अगले महीने थोड़े से सीमेंट सेक्टर के ऑप्टिक्स डिक्लाइन करते हुए नजर आएंगे। डेफिनेटली अगर पानी फ्लडिंग हुई हुई है तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा। बिल्कुल ठीक। तो अभी आवर मार्केट मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऑल द वे फ्रॉम 125,000 पॉइंट्स ऑल द वे अप टू 150,000। हमारी कंसोलिडेशन पीरियड अगर हम देखें कि जब हम 116 और 122,000 इंडेक्स पॉइंट्स के बीच में कंसोलिडेट कर रहे थे फ्रॉम जनवरी टू मार्च, तो वो एक लार्जर रेंज भी थी। वो एक ऑलमोस्ट 2.5% की रेंज बनी हुई थी जिसके बीच में हम वी वर ऑसिलेटिंग, एंड देन ऊपर से हमने वहाँ बहुत टाइम स्पेंड किया था। आफ्टर विच फिर क्रॉस बॉर्डर टेंशंस हुई, वी फेल डाउन टू 103,000 इंडेक्स पॉइंट्स, फिर वहाँ से बहुत ज़ोरदार रैली आई टूवर्ड 120,000 पॉइंट्स अगेन। तो यहाँ अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो जहाँ थोड़ी सी भी सेलिंग आती है ना, वहाँ हमारी सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बैठी हुई है। द इंडेक्स डज नॉट फॉल बिलो 147,000 पॉइंट्स, एंड करंटली द कंसोलिडेशन जोन इज़ यही बिटवीन सम 1.25-1.4% के बीच में हम घूम रहे हैं। तो उसी बेसिस पे आई एम अस्यूमिंग कि हम शायद हमारा जो 8 का प्राइस मल्टीपल हिस्टोरिकली एक कूल ऑफ रहा है इंडेक्स के लिए, जहाँ से फिर बेयर मार्केट आना शुरू होती है, हम शायद इसको क्रॉस कर पाएँ एंड वी कुड पॉसिबली स्टार्ट अ रैली टूवर्ड हमारे जो पुराने मल्टीपल्स होते थे बिफोर 2008 जो अराउंड 13 के होते थे। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? अच्छा, देखिए, प्राइस अर्निंग मल्टीपल या आप जिस तरह मेरा लास्ट प्रोग्राम में भी हमारी बात हो रही थी कि 150 हो जाएगी, 160 हो जाएगी, तो मेरा एक सिंपल सा ओपिनियन था, इंडेक्स इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। अगर हम इंडेक्स को देखना शुरू कर देंगे तो शायद बहुत सारी चीजें हम मिस कर जाएंगे, ठीक है। एक साइकोलॉजिकल लेवल अभी आजकल बना हुआ है, 1,50,000 का इंडेक्स, 1.5 लाख का इंडेक्स हो गया है, तो वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर बना हुआ है। In my humble opinion, market still has a potential, ठीक है।
दूसरी बात जो आपने की कि जरा सा डिप आती है 146 147 के अराउंड मार्केट जाती है तो वो एक डिमांड जनरेट हो जाती है। अच्छा, उसके पीछे मेजर रीजन जो है मार्केट में इस वक्त मैसिव लिक्विडिटी अवेलेबल है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, 9-10% पे आप फिक्स इनकम वाली साइड पे चले जाओ। अच्छा, 9-10% इज नॉट एनफ के लोगों की नीड्स को एड्रेस कर सके या लोगों का इन्वेस्टमेंट रिटर्न को एड्रेस कर सके। इस वक्त अगर एक मैं रफ कैलकुलेशन के हिसाब से बात करूं तो ये जून के रिजल्ट की जो सिर्फ डिविडेंड्स की अनाउंसमेंट है, इट्स अराउंड 200 बिलियन रुपीस प्लस। ठीक है, अच्छा अगर इसका फ्री फ्लोट में कन्वर्ट करूं कि फ्री फ्लोट बेस कितने डिविडेंड आए हैं, तो इट्स अराउंड 65 to 70 बिलियन रुपीस अप्रोक्सीमेटली। अब 65 to 70 बिलियन रुपीस का इनफ्लो है अगस्त के महीने में और अगले महीने में मिलके कम्युलेटिवली। ठीक है ना, तो 65 to 70 बिलियन का मोस्ट प्रॉब्ली हाफ तो मार्केट में वापस आता है। ठीक है ना, फ्रॉम म्यूचुअल फंड साइड। तो इतना बड़ा इनफ्लो के होते हुए कोई मैसिव डिप लगती नहीं है। ठीक है ना, आई बिलीव कि जहां पे मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर आएगा, मार्केट में बाइंग मैसिव जनरेट हो जाती है कि वो पैसा इतना अवेलेबल है कि वो डिप्लॉय होने के लिए रेडी होता है। अच्छा, अब 150,000 का बैरियर या आप वो जो कंसोलिडेशन से निकलेंगे कब हम, ये $1,000,000 क्वेश्चन है। अगर इंडेक्स देखेंगे तो हम काफी शायद डर के बैठे रहे। ठीक है, वो क्या रहा है कि सीमेंट सेक्टर से स्विचिंग होगी, अभी ऑयल सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर अभी तक रिस्पॉन्ड कर ही नहीं रहा। ठीक है ना, ऑयल सेक्टर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा मार्केट की मूवमेंट के साथ। तो शायद वो जो अगले 1-2 महीने में हम सीमेंट सेक्टर के ऑप्टिक्स को डिक्लाइन होता हुआ देखेंगे, उसके अगेंस्ट आपका ऑयल सेक्टर, आपका टेक्सटाइल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे और शायद नेक्स्ट मंथ में हम 150,000 का लेवल से ऊपर 165-170,000 के इंडेक्स की तरफ मूव बन रही होगी मार्केट की। ठीक है, okay, lovely. So, since January, Feb, we've been waiting essentially for circular debt की resolution. Do we have an update on that? अच्छा, हम लोग शायद किसी बड़ी खबर का इंतजार कर रहे हैं कि सर्कुलर डेट की कोई साइनिंग सेरेमनी हो, कुछ हो, कोई सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल आके अनाउंस करे कि भाई हमने इतना सर्कुलर डेट रिड्यूस कर दिया। अच्छा, अगर आप सर्कुलर डेट के लास्ट ईयर से और इस साल के नंबर्स देखें तो इट्स तकरीबन 700-800 बिलियन रुपए से रिड्यूस हो चुका है। वो ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, आप उसके लिए से इन केस ऑफ ओजीडीसी तो चूंकि लिस्टेड डोमेन में आया था, ओजीडीसी की दो आपकी मटेरियल इंफॉर्मेशन आ गई। एक 80 बिलियन रुपीस के इसकी रेजोल्यूशन हुई वॉच पावर से, फिर एक 90 बिलियन रुपीस का कोई टीएफसी था, गवर्नमेंट होल्डिंग पाकिस्तान लिमिटेड का, उसका रेजोल्यूशन हुआ। उसकी मटेरियल इंफॉर्मेशन आती है कि 7.5 अरब रुपए वो 2 या 3 मटेरियल इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि दे रिसीव। अच्छा, ग्रेजुअली रिजॉल्व हो रहा है। अब तक गवर्नमेंट ने थोड़ा सा फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ जाते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री किसी तरह इसको कम करने की लगातार कोशिश में लगे हुए हैं और ये अप्रोक्सीमेटली 25-30% से डिक्लाइन भी कर चुका है। अब उसके लिए क्या, अगर हम, मुझे समटाइम्स समझ नहीं आती कि क्या हम किसी वो मटेरियल इंफॉर्मेशन या कोई सेरेमनी के मीडिया पे चले, एक वो हो, क्या होता है, प्रेस ब्रीफिंग हो, उसके इंतजार में बैठे हुए नंबर्स देखे तो वो रिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो आई बिलीव के वेरी नियर फ्यूचर हम और पॉजिटिव से देखेंगे सर्कुलर डेट में। शायद उनके अगेंस्ट कोई प्रेस ब्रीफिंग ना हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप चीज ना हो या कोई सेरेमनी ना हो, बट इट्स इन द प्रोसेस हो रहा है और बहुत जल्द ये रिजॉल्व होके कंक्लूड भी हो जाएगा। विद द नेक्स्ट 2 or 3 months हम इसे कंक्लूड होता हुआ शायद देखें। Okay, lovely. So, our banking sector has contributed significantly to this rally, right? First quarter में उन्होंने 320 billion rupees का profit बनाया। Stocks जैसे कि UBL, National Bank, अस्करी ने 100% ज़्यादा return दिया in the year. तो आपके हिसाब से ये rally क्या fundamentally justified है या investors बहुत ज़्यादा euphoric हुए हैं about the banking sector?
होता ही होता है, पहली बात, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट इज बेसिकली अ फ्यूचर प्राइसिंग मैकेनिज्म। हम बहुत जल्द चीजों को अपने सिस्टम में बिल्ड करती है स्टॉक मार्केट। अच्छा, अब आपने तीन बैंक्स हाईलाइट किए, यूबीएल, अस्करी बैंक, नेशनल बैंक। इसके साथ अगर आप ऐड करना चाहें तो आप बीओपी भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। इनका पोर्टफोलियो मिक्स इतना अच्छा बनाया हुआ था इन्होंने, जो टी बिल्स और पीआईबीज में, लॉन्ग टर्म पीआईबीज में फिक्स रेट के ऊपर इतना अच्छा बनाया हुआ था कि आप उनको फिक्स रेट के ऊपर रिटर्न तो वही 15% के अराउंड मिल रहा है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जो इनकी डिपॉजिट कॉस्ट है वो लोअर इंटरेस्ट रेट्स नहीं की वजह से मैसिव रिड्यूस हो रही है। इन केस ऑफ यूबीएल तो उनके करंट अकाउंट बहुत मैसिव ग्रो की है, उनके डिपॉजिट बहुत मैसिव ग्रो की है। तो somehow जो इनकी रैली बननी है, मैं उसे दे डिजर्व, इनकी प्राइसेस डिजर्व करती थी कि ये लेवल अचीव करे। और स्टिल आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये 4-5 बैंक्स में बहुत रूम अभी भी अवेलेबल है। क्यों? अभी हमें इंटरेस्ट रेट फर्दर इधर नीचे जाते हुए लग रहे हैं या इस लेवल पे स्टेबल रहेंगे। नीचे जाने के चांसेस थोड़े से कम हो गए ड्यू टू दैट दीज फ्लड्स हो गया या ऑयल प्राइसेस। तो स्टेट बैंक एक कॉशियस स्टांस लेके एक लेवल पे मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो आई बिलीव कि इनकी कॉस्ट ऑफ फंड नीचे ही रहेगा। ऑन द अदर हैंड इनका जो पोर्टफोलियो मिक्स है, उसकी ड्यूरेशन अभी भी 2-2.5 साल की अवेलेबल है, जिसपे कीप ऑन अर्निंग हायर रिटर्न्स, ठीक है ना। तो इनकी अर्निंग्स इंटेक्ट रहेगी फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 years। ओके लवली। सो पेट्रोल एंड डीजल की So I प्राइस। believe कि still there's a role in all these। Okay, lovely. Thank you so जी। much for that. तो पेट्रोल एंड डीजल की प्राइसेस मोस्टली स्टेबल रखी गई हैं विद वेरी स्मॉल एडजस्टमेंट्स। डीजल में थोड़ी सी मूवमेंट आई है कंपेयर टू पेट्रोल विच इज़ मोर स्टेबल। क्या आपको लगता है कि ये पॉलिसी या ये जो पेट्रोल की प्राइसेस को सस्टेन करने के पीछे जो रीजंस हैं, इज़ इट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन या इज़ इट टू गिव द पब्लिक रिलीफ या इज़ इट बिकॉज हमारी किसी तरह से वी मैनेज टू होल्ड आवर ग्राउंड्स बिटवीन क्रूड ऑयल लैक ऑफ स्टेबिलिटी ग्लोबली? आप किस चीज़ को पे आपको लगता है कि गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस है? अच्छा, इस पे थोड़ा सा अगर हम इसे थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें, ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3 or 4 months, एक तो रीजनल जो ईरान वाला कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इसराइल वाली साइड पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस ऊपर गए, ठीक है। प्लस जब वो डिप पे आ रही है तो इसे पास ऑन नहीं किया जा रहा। सिर्फ डीजल के पिछली दफा प्राइस कम की गई और इस दफा भी डीजल की प्राइसेस कम की गई। अच्छा, डीजल की प्राइस कम होने से क्या होता है कि डायरेक्टली वो इम्पेक्ट करती है आपके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, ठीक है, या उसे नीचे लाने में। तो इट्स अ वेरी गुड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। हाँ, अब डोमेस्टिक यूज वाला पेट्रोल नॉर्मली डोमेस्टिक यूज में होता है, वो से ट्रांसपोर्टेशन या इन्फ्लेशन के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं डालता, ठीक है, वो एक जगह इंटेक्ट रखा हुआ है। प्लस दूसरा जो हमारा पिछले क्वेश्चन के साथ इसे थोड़ा सा रिलेट कर देता हूँ कि जब सर्कुलर डेट की बातें चल रही थी तो डेफिनेटली गवर्नमेंट बोरो करके या कहीं से पैसा अरेंज करके वापस करने की बात करना पड़ेगा उसे। सर्कुलर डेट में जो पैसा देगी वो कहीं से वापस करना, तो उसके लिए फंडिंग सोर्स जो था उसका पेबैक का, उसके ऊपर बात होती थी कि पीडीएल बढ़ा देंगे से ₹5 पर लीटर या व्हाटएवर, ठीक है। तो बेसिकली वो जो पेट्रोल प्राइसेस शायद मेंटेन रख रहे हैं, वो शायद वो पीडीएल को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं या पीडीएल को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं ताकि एक फंडिंग सोर्स या सोर्स ऑफ इनकम हो जिसके अगेंस्ट वो सर्कुलर डेट और दूसरी चीजों को या दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को एड्रेस कर सके। ओके लवली। सो अभी विद द करंट रैली इन द मार्केट, बहुत लोग कह रहे हैं कि अब मार्केट का यहाँ से इंक्रीज होना, कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखना वुड बी एट्रीब्यूटेड अगर हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन कि फॉरेन इन्वेस्टर्स आर दे लुकिंग एट पाकिस्तान टू इन्वेस्ट इन, क्योंकि हमारी S&P एंड मूडी दोनों की रेटिंग्स हमारी इंक्रीज हो गई हैं? डू वी थिंक दिस इज अ पॉसिबिलिटी? देखें, फॉरेन इन्वेस्टर जब भी आता है वो टॉप डाउन अप्रोच के साथ आता है।
वो सबसे पहले मुल्क की रेटिंग, मुल्क की इकोनॉमी को देखता है, ठीक है। फिर उसका सेकंड लेवल पे जो आता है वो आता है कंपनी की परफॉर्मेंस या कंपनी के वो। तो रेटिंग्स इंप्रूव होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान एक स्टेबल जोन में चला गया। वो जो एक हम बहुत बात करते थे कि डिफॉल्ट हो रहा है, ये हो रहा है, हमारे पास पैसे खाने के नहीं, ये है। अब हम स्टेबल जोन में चला गया। अच्छा, उस स्टेबल जोन में आपकी रेटिंग एजेंसीज ने भी एक्नॉलेजमेंट दे दी, एंडोर्स कर दिया कि भाई वाकई पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ आ गया है। तो वो जो हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टर का आउटफ्लो था, जो पाकिस्तान से अब थोड़ा सा उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है पाकिस्तान को देखने का, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होने जा रहा है, ठीक है। शायद हम इन नियर फ्यूचर थोड़ा सा से डाउन द रोड 2 और 3 मंथ्स, ठीक है, हम फॉरेनर्स को मार्केट में पार्टिसिपेट करता हुआ विटनेस करेंगे। अच्छा, वो जो फॉरेनर्स की पार्टिसिपेशन है, जिस तरह आपने कहा कि वो नेक्स्ट रैली के लिए वो जरूरी है या उसकी एक्सपेक्टेशन है, आई बिलीव कि हम फॉरेनर्स का इन्फ्लो देखेंगे, आपके पास इन्फ्लोज आएंगे और उसके अगेंस्ट आपकी मार्केट फर्दर परफॉर्म करेगी। Lovely. And a lot of countries, जब उनकी economies, especially before becoming well-established global participants on the economic front, it is very important for a country कि वो अपनी industrial boom के through गुजरें, right? This happened with China, this happened with India, this happened with numerous other countries. It seems if Pakistan is trying to bypass the industrial boom and just get to the point of being a stable economy, लेकिन actually जब तक वो boom नहीं आएगा, हमारी economy में इतनी jobs नहीं create होंगी, opportunities नहीं create होंगी, we will not follow that natural course. अब इसमें ये बात आ जाती है कि हमारी बहुत सी policies ऐसी हैं, हमारी taxation बहुत high है, cost of production बहुत high है. Do you think it is possible for Pakistan to establish itself without seeing an industrial boom, या that is going to be a necessary course of action और हम उस तरफ जाते हुए अपने मुल्क को देख रहे हैं? देखें, विदाउट इंडस्ट्रियल बूम, ठीक है, किसी भी मुल्क के लिए ग्रो करना एक तकरीबन नामुमकिन है, ठीक है ना। तो आई बिलीव कि हमारा इंडस्ट्रियल बूम आएगा और इट्स इन अ मेकिंग, ठीक है। समहाउ कुछ इंटरनेशनल इवेंट प्रो पाकिस्तान होते जा रहे हैं। से अब हम जो लास्ट वॉर से गुजरे, उसके बाद अगर आपने देखा हो कि पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस एकदम से एनहांस हुई। अच्छा, उसके बाद हमने ये टैरिफ्स वाली सिचुएशन में देखा है। तो अब हम इन केस ऑफ टैरिफ्स, ठीक है, हम पूरे रीजन में ऑन द लोअर साइड हैं, ठीक है। इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ इम्पोज हो गए। अच्छा, अब डेफिनेटली जब आपका टेक्सटाइल सेक्टर दूसरी चीजें से कल वो एक पिछले दिनों एक न्यूज आइटम सर्कुलेट कर रहा था कि पाक इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू एक्सपोर्ट ट्रांसफॉर्मर्स, पता नहीं कितने $1 मिलियन के कोई ऑर्डर के ऊपर बात हो रही थी कि वो एक्सपोर्ट करेगा टू यूएसए। तो ये सारे साइंस जो हैं, सिम्टम्स जो हैं, वो इंडस्ट्रियल बूम के ही हैं। डेफिनेटली इसको आपको ऑन ग्राउंड नजर आने में टाइम लगेगा। और वो जो बहुत सारे लोगों का है कि हमारी इंडस्ट्री नहीं परफॉर्म कर रही या नहीं चल रही, सिर्फ मैं अगर आपके इंडस्ट्री के तमाम इंडस्ट्रीज, खा वो ऑटो हो, खा वो सीमेंट हो, खा वो स्टील हो, खा वो टेक्सटाइल हो, ठीक है, सिर्फ आपके इनके रेवेन्यू नंबर्स की ग्रोथ देख लें पिछले एक साल में, तो आपको नजर आएगा कि इंडस्ट्री रिवाइव हो रही है और बूम की तरफ स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स बूम। तो हमें वेरी नियर फ्यूचर आपको अच्छा बूम इंडस्ट्री में नजर आएगा, और स्पेशली अगेंस्ट यूएस टैरिफ्स जो इंडिया के ऊपर इम्पोज हुए हैं। हमारा मेजर कंपटीशन में इंडिया भी एक था। तो इंडिया के टेक्सटाइल या दूसरी जगहों पे जो टैरिफ्स उनके ऊपर इम्पोज हुए हैं, हम ऑलरेडी सस्ते हो चुके हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम एक डिस्कशन चलती है कि भाई इंडिया में बिजली सस्ती है या बांग्लादेश में बिजली सस्ती है, टैक्सेशन कम है, पाकिस्तान में टैक्सेशन ज्यादा है। तो जब हम पिछले साल एक्सपोर्ट कर रहे थे तो यही बिजली के रेट थे, यही डिफरेंशियल था बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अदर कंट्रीज। अभी भी उतना ही डिफरेंस है इनपुट कॉस्ट में, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंटरनेशनल मार्केट्स में जाके, यूएस में जाके compete करके ऑर्डर्स हमारा टेक्सटाइल सेक्टर और दूसरे इंडस्ट्रीज फेच करके ला रही थी। अब उन्हें एडेड एडवांटेज मिल गया है टैरिफ्स का।
तो उन सब की सेल्स बढ़ेगी। और शायद इन वेरी नियर फ्यूचर आप जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल कंपनीज है उन्हें स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए विटनेस करेगी। Okay, lovely. But still हमारी cost of production is very high. How do you think कि exporters इस चीज़ को battle कर पाएंगे? देखिए, मैंने अभी कहा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नो डाउट के हम लोगों के जरा ऑन द हायर साइड है, लेकिन ये हायर साइड लास्ट ईयर भी थी। आज से 6 महीने पहले भी हम हायर साइड पे थे। उसके बावजूद भी हमारी कंपनीज somehow managed to compete in international market और they were getting orders, ठीक है, वो एक्सपोर्ट कर रही थी। डेफिनेटली वो जो एक्सपोर्ट में ग्रोथ आनी चाहिए थी वो ड्यू टू हायर इनपुट कॉस्ट नहीं कंटिन्यू रहती है। तो हम ज्यादा कंपेटिटिव हो जाएंगे, तो हमारी एक्सपोर्ट भी ग्रो करेगी। अच्छा, इनपुट कॉस्ट उसमें मेजर है एनर्जी कॉस्ट। वो सारी चीजें आपस में इंटरलिंक होती हैं। जैसे जैसे आपका कैपेसिटी पेमेंट रिड्यूस हो रहा है, बहुत सारे पावर प्लांट्स के साथ हमने वो जिसे कहते हैं ना वाइंड अप किया है, कैपेसिटी पेमेंट्स रिड्यूस हो रही हैं, ठीक है। वो जो कैपेसिटी पेमेंट्स का इम्पैक्ट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के ऊपर आता था वो इवेंचुअली डाइल्यूट हो रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड हम इनपुट कॉस्ट को भी शायद रिड्यूस होता हुआ देखें। प्लस हमें जो एडेड एडवांटेज मिला हुआ है उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट इस साल में हमें ग्रो होती नजर आएंगी। Lovely, lovely. Well, Tahir Saab, thank you so much for being with us on the show today. I really appreciate it. It's always such a आके इतनी अच्छी बातें करते हैं, especially in such an easy way for the audience to understand. So I appreciate you being with us. And आप लोगों को मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि regulated markets में please participate करें ताकि your money is safe. Remember कि game आपकी investments की long term की होती है। The whole point is कि जब आप willing और able to earn होते हैं, you are investing at that time, and as you age, आपकी willingness और आपकी ability to earn diminish होती जाती है, which is when you then start to eat from your savings. लेकिन उस time तक आपका base इतना बड़ा बन चुका होता है कि even just taking a small portion from it every month, you are still compounding the rest of those earnings onto each other. So with that, I will see you guys tomorrow morning at 11 a.m. on The Inside Scoop. Till then, take care of yourselves. Khuda Hafiz.